नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 22 जून। ये पूरे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप्स पे कॉल करके, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली की करंट अफेयर की वीडियो, चाहे वीकली करंट अफेयर वीडियो, चाहे मंथली, ये सारी पीडीएफ आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के आर्टिकल्स को। सबसे पहला अभी है गांधी पीस प्राइज दिया गया है जो, फिर है मलछा महल, अगला है पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन जो आ रही है, फिर है पोकल्ली प्रणाली, और अगला है दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप, और फिर रेमिटेंस। अभी क्या है यहाँ पर कि गांधी पीस प्राइज जो है वो 2021 के लिए दिया जाएगा गीता प्रेस। तो ये जो गांधी पीस प्राइज है, असल में ये बहुत पुराना एक सिस्टम है जो चलता आ रहा है, और ये गांधी पीस प्राइज 2021 का जो है ना, वो अभी हाल फिलहाल में दिया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर में एक गीता प्रेस है, उनको ये प्राइज दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गांधीयन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए पूरे सबके लिए जो है यहाँ पर काम किया है। बेसिकली ये गांधी पीस प्राइज जो है ये 1995 से शुरू होता आ रहा है। महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट, उनके आइडियाज को ट्रिब्यूट देने के लिए पूरा अवार्ड है, और ये अवार्ड हर एक व्यक्ति के लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांधी पीस प्राइज सिर्फ इंडियंस को मिलेगा। गांधी पीस प्राइज बांग्लादेश के सिटीजन को भी मिल चुका है। बांग्लादेश के जो बांग बंधु कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश भी उनको कहा जाता है, ये प्राइज उनको भी मिल चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री को मिलता है, ये किसी को भी यहाँ पर सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कास्ट कल्चर से बिलोंग करता हो, जिसमें 1 करोड़ रुपए होते हैं, और साथ ही साथ एक गांधी जी की जुड़ी हुई कोई भी उनकी पारंपरिक हस्तकला, हथकरघा, वो सब भी दिया जाता है। ये किसी भी संस्थान, व्यक्ति, संगठन, किसी को भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा। और पहले जो है ये ओमान के अल सईद, बांग्लादेश की शेख मुजीबुर रहमान, इनको ये दिया जा चुका है। और अभी जो है ये पूरी एक ज्यूरी बैठी थी जिसमें हेड थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर के लिए ये डिसाइड किया। ठीक है, तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गांधी पीस प्राइज 2021 का दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल अभी ही डिसाइड हुई है ये चीज, इसलिए अभी 2021 वाला दिया जा रहा है। ठीक है, डिसाइड ही अभी हुआ है इसलिए। और अब आगे जो है ये 2023 का जो अभी अवार्ड का जो रहेगा वो अभी डिसाइड नहीं। 2023 के जो रेसिपाइंट होंगे वो अभी हाल फिलहाल में डिसाइड नहीं है। ठीक है, अभी 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, 1995 से शुरू किया गया था ये। जो पहला अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया को दिया। फिर आपने सुना है ना, वो नेल्सन मंडेला और रामाकृष्ण मिशन, उनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। इसरो को भी अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये अवार्ड्स पहले काफी सारे दिए जा चुके हैं। अभी 2021 का डिसाइड हुआ है, इसलिए वो मैंने आपको बता दी। 2022 और 23 का भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, ये एक कंपनी है, पब्लिशर है, जो कि हिंदू बुक्स को पब्लिश करती है। ठीक है, इसको असल में जो एस्टैब्लिश किया था वो 1923 में आ सकता है एग्जाम में। ये जो है एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिशर है, जिसने आज तक 41.7 करोड़ बुक्स 14 लैंग्वेजेस में पब्लिश की है, जिसमें हमारी श्रीमद् भागवत गीता भी इंक्लूडेड है। ये सनातन धर्म के जो भी यहाँ पर
आइडियाज हैं उनको प्रमोट करती है। असल में गीता प्रेस 1923 में जया दयाल गोयनका एंड घनश्याम दास जलान ने स्टार्ट करी। इन्होंने फिर आगे आर्टिकल्स लिखने शुरू करे और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह स्टार्ट करी। इन्होंने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे काफी सारी बातें कही हैं। और इन्होंने जो है बेटरमेंट ऑफ लाइफ एंड वेलबींग के लिए काफी सारी जो है नई नई चीजों को यहाँ पर बताने की कोशिश करी। काफी सारी पब्लिशेशन है और कुछ दिनों के लिए शटडाउन हुई थी बीच में, बट फिर यहाँ पर वापस से ये स्टार्ट। ठीक है भाई, तो ये गीता प्रेस, इसके इस तरीके से याद रखिएगा, ये न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे कहीं ना कोई सवाल बन सकता है। अगला आर्टिकल है यहाँ पर मलछा महल। मलछा महल यहाँ पर दिल्ली में बना हुआ है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो भी आसपास के इसके फॉरेस्ट का एरिया है वगैरह, उसको काफी ज्यादा रेनोवेट किया जा रहा है। मलछा महल जो है वो दिल्ली के ही एक एरिया में सिचुएटेड है और ये मलछा महल यहाँ पर न्यूज में काफी ज्यादा है क्योंकि इसको रेनोवेट किया जा रहा है। इसका दूसरा नाम है विलायत महल। चाणक्यपुरी जो दिल्ली का एरिया वहां पे बना हुआ है, इसरो के एक स्टेशन है उसके पास बना हुआ है। असल में ये मलछा महल बनवाया किसने था? ये मलछा महल जो है आपने सुना ही होगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम। तुगलक डायनेस्टी के 1325 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, जो इसको एक हंटिंग लॉज के रूप में यूज करते थे। ये उस समय के जो है बेगम विलायत महल जो आई थी उनके नाम पर ये नाम पड़ गया। ये बेगम विलायत महल की फैमिली यहाँ पे रहा करती थी। लास्ट में 2017 में प्रिंस अली राजा जिनकी डेथ हुई है वो उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रॉयल फैमिली का ये एक एरिया हुआ करता था। इसको जो है अभी एएसआई ने रिकॉग्नाइज नहीं भी किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसलिए अभी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हाल फिलहाल में इसका ध्यान जो है ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्डिंग जो है ना वो पूरी तरीके से आप कह लो कि रूइंस में ही पड़ी हुई है। रायसीना हिल्स के पास पड़ती है, राष्ट्रपति भवन के थोड़ा पास ही है, मतलब बिल्कुल पास नहीं है, थोड़ा सा पास है। तो ये इस तरीके से ये पूरा एक एरिया है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी मैं आपको बता दूं। फिरोज शाह तुगलक जिनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया था। पूरे एरिया में नहर बनाना, विश्राम गृह बनाना, अस्पताल, जलाशय, ये सब पे खूब बनाया है। इन्होंने जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ऐसी बहुत सारी दिल्ली के आसपास जगहों का स्थापना की है। इन्होंने कुतुब मीनार को भी रिपेयर कराया था जब एक बार अर्थक्वेक या फिर थंडरस्टॉर्म आने की वजह से वो खराब हो गया था। इन्होंने खुद की अपनी ओन बायोग्राफी लिखी थी, फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, लीनियंट थे काफी ज्यादा। और इन्होंने सारी जितनी भी हार्श पनिशमेंट हुआ करती थी कि लोगों के हाथ काट दो या लैंड टैक्सेस को बढ़ा दो, ये सब चीजें इन्होंने जो है यहाँ पर कम करवाई थी। इन्होंने जो उलेमाज हुआ करते थे, शरीयत के हिसाब से पूरा रूल किया था, बस इन्होंने कुछ अलग अलग से टैक्सेस भी लगाए थे, जैसे कि खरज, जक़ात, खाम, जजिया। जजिया के बारे में मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। ये सब भी था। अब इन्होंने बस एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने इरिगेशन का टैक्स सौंधार के नाम से था, लिख लेना, ये भी इन्होंने लगवाया था। दीवाने खैरात, दीवाने बागदान। दीवाने खैरात, खैरात क्या होता है? चैरिटी करना। दीवाने बागदान मतलब स्लेव्स के लिए। अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट्स भी अपने यहाँ बनाए थे, जैसे अपने यहाँ पर मिनिस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, सेम एज दैट वे इन्होंने भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स का इनॉग्रेशन करवाया था अलग अलग प्लेसेस पर। इन्होंने इक्तादारी, जो यहाँ पर इक्तादारी ऑलरेडी इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था, वही इक्तादारी का सिस्टम इन्होंने आगे भी फॉरवर्ड किया। इन्होंने सराय बनाने शुरू किए, रेस्ट हाउस इसको कहते हैं। सराय का मतलब क्या होता है? रेस्ट हाउस। तो वो भी इन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा बनाया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये सब सवाल जो है वो किए जा सकते हैं। इन सबको आप एक बार लिख लेना अपने नोट्स में। ये सारी सारी जितनी भी चीजें हैं, इन सब पे कोई ना कोई आपसे सवाल जो है वो बन सकता है एग्जाम के लिए, तो ये सब आप लिख लेना। मलछा महल काफी ज्यादा न्यूज में है और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बता देती हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो आपने गांधी पीस प्राइज पढ़ा, ये भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाना है, अलग से कहीं किसी के लिए कुछ नहीं पढ़ना। पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए है ये टॉपिक। सेम उसी तरीके से जो आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा है अभी, सेकंड वाला मलछा महल, ये भी एग्जैक्टली प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ के जाना है, कुछ अलग से कुछ नहीं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाना है इसको। तीसरा आर्टिकल है हमारा अर्थ की रोटेशन में चेंज आना, पृथ्वी के घूर्णन में परिवर्तन आना।
अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप पता है कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अत्यधिक भूजल का निष्कर्षण किया जा रहा है। इसी की वजह से अर्थ के जो घूर्णन होता है, मतलब रोटेशन होती है, उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में इस पूरे की जो एक स्टडी की गई है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तो देखो करना ही होता है। अगर मैं बात करूं 1993 से 2010 के टाइम पीरियड में करीब 2,500 से ज्यादा बिलियन टन ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट किया, उसको फिर जाके ओशन में बहा दिया गया। तो ग्राउंड वाटर में से पानी लिया गया और बहा दिया गया। उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो एक्सेस है वो 80 सेंटीमीटर टू द ईस्ट को चला गया है। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है, भूजल का जो स्तर है वो बहुत कम रह चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो वो पानी जो है एक्सट्रैक्ट करके कहाँ लेके जाया जाता है, सागर में, ओशंस में। इसकी वजह से जो सागरों का लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यही जो भूजल है उनको महासागरों में पंप किया जा रहा है, तो उससे सी लेवल में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का घूमने का जो तरीका है, उनके मोशन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता आ रहा है, 80 सेंटीमीटर करीब अभी देखा गया है। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ये चीज हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ही, वैश्विक स्तर पे ये चीज देखने को आ रही है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं सी लेवल पे कुछ ना कुछ राइज जो है हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों को भी पता है कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, और इस टिल्टेड को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल टिल्ट। अपने एक्सिस से 90 डिग्री के एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड है अर्थ अभी। ठीक है, तो वो अर्थ की जो टिल्टेड है वो और ज्यादा टिल्टेडनेस में जा रही है ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। क्योंकि क्या हो रहा है, बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। ग्राउंड वाटर में जितना होना चाहिए और जो ओशन में होना चाहिए, उसका जो बैलेंस है वो आपस में बिगड़ता जा रहा है। तो इस सब की वजह से ये पूरा जो है एक न्यूज में चल रहा है, इस पूरे को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ, वो है पोकल्ली सिस्टम। पोकल्ली क्या चीज है, पहले मैं ये बता दूं, पोकल्ली जो है ना ये एक राइस का भी नाम है। ये एक राइस है जो कि केरल में उगाया जाता है। अब क्या होता है, असल में मैं समझाती हूँ होता क्या है। ये जो केरला के एर्नाकुलम, एलापूजा एंड थिरुसर, इस एरिया में जो, क्योंकि पानी जो है वो नमकीन है ना, लवण वाला है, नमक है उसमें, तो ये जो चावल है ना ये नमक के पानी में भी उग जाते हैं, और ये वहीं पे ही उगते हैं, केरल के अंदर। तो कई बार इसको जो है सतोल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पानी को भी टॉलरेट कर पाता है। इसको जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मीठा पानी चाहिए इसको उगाने के लिए, फ्रेश वाटर के बिना भी ये उगाए जा सकते हैं। तो है क्या कि अब पोकल्ली का जो है बहुत ज्यादा, ये आपको पता है केरला में कंज्यूम किया जाता है इस चावल को। तो अब इस चावल को उगाने के बाद जो है ना, वहां के फार्मर्स डायरेक्टली अगला चावल का नहीं शुरू कर देते। अब वहां पे उगाए जाते हैं झींगे, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं श्रिम्प्स। तो है क्या चीज कि जब पोकल्ली यहाँ पे ग्रो किया गया, कुछ टाइम बाद दोबारा से पोकल्ली राइस को ग्रो किया जाएगा, तो उस बीच में उगाए जाएंगे श्रिम्प्स, झींगे, केरल के अंदर। तो हुआ क्या है कि वहां पे जो पोकल्ली राइस है वो वहां पे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब झींगों की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, और पोकल्ली को ग्रो करने वाली जो लेबर थी वो होती जा रही है बहुत ही महंगी, और झींगे पालन को, श्रिम्प कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी ये न्यूज में है कि पोकल्ली राइस, जो कि वन ऑफ द फेवरेट राइस है केरला का, वो खतरे में है। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आया कि ये बहुत पुराना टेक्निक है राइस को ग्रो करने का, और ऑल्टरनेट किया जाता है, पहले पोकल्ली फिर झींगे, फिर पोकल्ली फिर झींगे, ऐसे करते करते पूरा वहां की कल्टीवेशन चलती है। और अप्रैल से अक्टूबर तक पूरे एरिया में ये ग्रो किया जाता है, और अप्रैल से अक्टूबर तक जो है मानसून वगैरह थोड़ा बहुत होने लगता है, तो उस समय राइस ग्रो होता है, क्योंकि आपको पता है चावल को उगाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है। और उसी फील्ड में, उसी मैदान में नवंबर से मार्च तक झींगे का पालन किया जाता है, झींगे उगाए जाते हैं। और पोकल्ली की खास बात यह है कि ये जो चावल होते हैं, ये, इनमें कोई आपको फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कोई उर्वरक नहीं चाहिए, कोई रसायन नहीं चाहिए, कोई जैविक कुछ नहीं। इसको जल भराव वाले किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हो जैविक रूप से, और इसकी जो
आप कह लीजिए जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही अनोखा होता है, और इसमें जो गुण है वो औषधीय गुण है। इसके लिए यहाँ पर इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फेमस भी बहुत ज्यादा है। और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है 2008 में। तो ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि पोकल्ली में उतना फायदा नहीं जनरेट हो पाता जितना झींगों में फायदा हो पाता है, इसलिए अब जो टाइम पोकल्ली राइस को दिया जाता था, केरला के फार्मर्स ने वो टाइम झींगे कल्टीवेशन को देना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल था हिंदू में, जो आपको याद रखना है पोकल्ली के बारे में, कहाँ ग्रो होता है, क्या इसका है, और किस किस एरिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है भाई। तो लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इसके ऊपर एमएसपी, आपको पता है सरकार जो है एमएसपी तो जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राइस के लिए करती है, लेकिन इसके लिए बहुत कम दिया गया है। तो होता क्या है कि जो हमारे फार्मर्स है पोकल्ली के, जो एर्नाकुलम, एलापूजा में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये वाली वैरायटी ग्रो करना हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए जो कृषि भूमि में पोकल्ली की कृषि की जाती थी, वहां की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में बहुत कमी आ गई है। असल में लोग पूरे साल भर झींगे का ही पालन करते हैं, जो पूरा 5 से 6 महीने अप्रैल से अक्टूबर के दिए जाते थे पोकल्ली को, अब वो झींगों को मिलने लगे, क्योंकि इसको उगाने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगने लग गई है, टेक्नोलॉजी भी नहीं पता है, और बस ये है कि सरकार ने थोड़ा सा जो ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको आप, जो एक्वा कल्चर आप कह सकते हो, कि भाई झींगे पालन जो है उसमें सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, और लाइसेंस प्राप्त करना इजी कर दिया है। तो होता क्या है कि लोग पोकल्ली की खेती करने का झूठा दावा करते हैं, और उसके बिहाफ पर झींगे पालन की खेती करते हैं। क्लियर हुआ पूरा आर्टिकल? ये एक पूरा आर्टिकल आया था, अभी इसका समाधान नहीं आया है, मैं इसके समाधान नहीं बता रही आपको, क्योंकि इसका समाधान अभी नहीं पता चला है, लेकिन ये पूरी एक वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे सवाल बनेगा यहाँ पर कि पोकल्ली राइस को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी खास बातें यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, कि पोकल्ली राइस को ग्रो करने के लिए क्या क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या चीजों को आप कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बेसिक बात थी मेरी, जो मैं आपको यहाँ पे कराना चाहती थी, बताना चाह रही हूँ कि आपको लर्न करना। अब अगला आर्टिकल आता है हमारा दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। अभी एक हमारे जो भारी उद्योग मंत्रालय के जो है महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप जो है वो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें जितना भी मिल्क होगा, अमूल, आनंदा, XYZ सबका, जितना क्वालिटी ऑफ मिल्क आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी, अब तो आपको पता है ना कि मिल्क की क्वालिटी को भी हम चेक कर सकते हैं, तो मिल्क की क्वालिटी हो चाहे हर एक चीज की जो है ना क्वालिटी, और हर चीज वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेक की जा सकती। ठीक है, तो वो यहाँ पर चेक करने के लिए जो है एक पूरी एक सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है, उसे कहते हैं दुग्ध संकलन साथी ऐप। अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, तो इस ऐप का नाम याद रखिएगा, और इसका यूजेज क्या है उतना याद करिए। इसमें यह है कि भाई जो मिल्क के जितने भी यहाँ पर हितधारक हैं, सहकारी समितियां हैं, ऑनलाइन दूध का ऑर्डर, क्लाउड सर्वर, और दुग्ध का भुगतान, सरकार की सब्सिडी, सब कुछ यहाँ पर एक साथ आप सूचना सारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन को सक्सेस करने वाले पर्सन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्मदिन जो है वो 26 नवंबर को आता है, इसलिए हम 26 नवंबर को मिल्क डे, नेशनल दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। आपको पता है कि दुग्ध जो है, ये जो पूरा डेयरी सेक्टर है भारत का, ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है, और 8 करोड़ से भी ज्यादा किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए। पूरे वर्ल्ड में भारत दुग्ध की प्रोडक्शन में, दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे आते हैं, और पूरे वर्ल्ड में हम 23% का कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। आज के समय में हमारे दूध का जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ता गया है,
पहले के 2014-15 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 146.131 मिलियन टन उगाया जाता था, और आज के समय तक आते आते 2020-21 में हम लोगों का जो पूरा ये दूध का उत्पादन है वो 209 के करीब पहुंच गया है। करीब 6% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। असल में जो सारी डिमांड प्रॉब्लम आई थी वो कोविड के समय आई थी। ठीक है, तो कोविड के समय जो हमारी गाय भैंस थी, किसानों को उनको पालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और साथ साथ जब लॉकडाउन लगा था तो जो मवेशी प्रजनन होते हैं, मतलब जो चिकित्सक होते हैं, पशु चिकित्सक, वेटेरेनियंस, उनकी कमी होने लग गई थी। तब वहां पे बहुत समस्या झेलने को मिली थी। उस समय आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा था। और एक जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, लंपी स्किन डिजीज, जिसके ऊपर यूपीएससी भी सवाल कर चुकी है, जो कि जानवरों में देखने को मिलता है, ज्यादातर गाय में। गाय में ये एक ऐसा उनकी स्किन पे एक ऐसा डिजीज बन जाता है कि वो जो है उससे गाय की जाने जाने लग जाती है बहुत ज्यादा। एक तो देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी होता है कि हमें प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उससे भी काव को नुकसान होता है। दूसरा नुकसान लंपी स्किन डिजीज की वजह से, गांठदार त्वचा रोग, जो त्वचा है उस पर गांठ बननी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन भी कम होती है। और साथ ही साथ जो हमारी गाय है, मवेशी है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा उनकी भी जाने जाती है। और सरकार ने इन सबको यहाँ पर स्टॉप करने के लिए लंपी प्रोवैक एक वैक्सीन निकाली है, जिससे हमारे जितने भी मवेशी हैं उनमें खसरा, कंठमाला, रुबेला ऐसे डिजीज को रोका जा सके। साथ ही साथ डेयरी सहकार स्कीम, जो कि आनंद गुजरात में लॉन्च की गई है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये चलाया गया है। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम ये चलाई गई है। तो इस प्रकार की काफी सारी अलग अलग स्कीम्स और इन सब चीजों को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये आप पूरे को याद रखिएगा, ये सारी सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ऐसे ही एक ई गोपाला ऐप लॉन्च की गई है, डेयरी का अलग से लोगो बनाया गया है ताकि लोगों को में एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा सके। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो है सरकार द्वारा डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की गई है, लेकर के आई गई है, ताकि सरकार को सारी चीजों का मतलब एक तरीके से प्रोसेस पूरा बनाया जा सके। ठीक है, तो ये है सरकार की पहल जो आपको याद रखनी है। आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए सरकार करती है यहाँ पर। लेकिन वही है कि ना, आज के समय में जो इनकी सहकारी समितियां बनी हुई है, वो गुजरात और कर्नाटक से आगे बढ़ ही नहीं पाई। सबसे ज्यादा गुजरात और कर्नाटक ही है। प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर जो है वो और ज्यादा सप्लाई करें, और ज्यादा इंक्लूड हो, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है भाई, अगला आता है यहाँ पर प्रेषण, मतलब कि रेमिटेंस। रेमिटेंस में वर्ल्ड बैंक की स्टोरी होती है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पूरा बताती है और ये बताती है कि जो पहले इंडिया टॉप करता था रेमिटेंस के अंदर। रेमिटेंस क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रह रहा है, जैसे हम इंडियन है, मान लो कोई एक व्यक्ति है आपका पड़ोस या फिर कोई भी रिश्तेदार, वो यूएसए में रह रहा है और वहां पे काम कर रहा है, और वहां से कुछ पैसे अपनी कंट्री मतलब इंडिया में भेज रहा है, उसे हम कहेंगे रेमिटेंस, जो मनी का ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या हुआ था कि पिछले टाइम पे सबसे ज्यादा क्रॉस कर गया था इंडिया का। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, अच्छा खासा अमाउंट में ये हमारा जो है वो क्रॉस कर गया था। अब क्या हुआ है कि ये जो क्रॉस करा है, इसमें काफी कमी देखने को मिली। ठीक है, 2022 में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था, 111 बिलियन डॉलर, आज तक किसी का नहीं हुआ था। लेकिन अब 2023 में ये डिक्लाइन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ इसके अलग अलग रीजंस कहे जा रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज यहाँ पे बोली जा रही हैं, और गल्फ कंट्री में भी ये बोला गया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि गल्फ कंट्रीज में भी ये काफी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस तरीके से जो प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि अब क्या होता है, रेमिटेंस जो है बहुत रोल प्ले करता है ना एक कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, और सारी चीजों के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से यहाँ पर रेमिटेंस जो है काफी जरूरी बन जाते हैं। इसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में रेमिटेंस जो है उसकी वहां पर काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। तो रेमिटेंस जो है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, पर अभी फिलहाल ये चीज ऐसी नहीं हुई है। और
इंडिया जो है लार्जेस्ट रहा था। इंडिया को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आया है वो यूएसए, यूके, सिंगापुर से आया है। 36% से ज्यादा कंट्रीब्यूट यहीं पे किया गया है। केरला और कर्नाटका को सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो भी टॉप में रहा। तो इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना है जितना भी आज मैंने करवाया है। बाकी ये है कुछ और हमारे आज की स्टेटमेंट्स, आपको इनको पढ़नी है। एक निश्चित दर वाले बॉन्ड के लिए पूरी अवधि के लिए दौरान जो ब्याज है वो स्थिर रहता है और फ्लक्चुएटिंग जो है वो मार्केट के रेफरेंस में चलता है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं जिसमें आपको निवेशक और जारीकर्ता को कोई भी नियमित ब्याज नहीं देना होता और केवल बॉन्ड धारकों को ही मूल राशि का भुगतान करना होता है। सारी स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। पूरे टेन्योर के लिए जो रेट है वो फिक्स ही रहता है इंटरेस्ट की। ठीक है भाई। ये होते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जो कि एडजस्ट करने के ऊपर होते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी उस हिसाब से होता है। लेकिन उसके लिए भी एक अलग से फ्लोर और सीलिंग तय होती है। सीलिंग जो होगी आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, फ्लोर है इससे कम में भी आप नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मंकी पॉक्स। जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, मैंने एक बताया आपको लंपी स्किन डिजीज, उसी प्रकार से एक मंकी पॉक्स होता है। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो कि मानव आबादी में काफी, पशु से मानव आबादी में फैलते हैं। इसका पहला केस 1970 डीआरसी अफ्रीकन कंट्री में दर्ज किया गया था। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये भी आपको फैक्ट्स जो है सारे दिमाग में रख रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से भी बन सकते हैं, तो इस सबको आपको पूरा का पूरा लर्न करते हुए चलते जाना है। ठीक है भाई। तो ये थे आज के हमारे सारे आर्टिकल्स। आपको किस तरीके से वीडियो लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले ये डेली ये और वीडियोस बनाने की। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी वीडियो कैसे लगी। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।